नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमारी थर्ड यूनिट चल रही है जिसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आइए, मैंने लास्ट क्लास में आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स कराए थे, तो उन्हीं के आधार पर फैराडे ने दो लॉ दिए थे जिन्हें आप फैराडेज लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो फैराडेज लॉज। ठीक है जी, अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं। हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। ठीक है जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित किसके नियम है? ये फैराडे के। ठीक है जी, तो इसमें आप लिखना फैराडे गेव टू इम्पोर्टेंट लॉज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, विच आर नोन एज फैराडेज लॉज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, ये क्या है? विच आर एज फॉलोज, जो निम्न प्रकार हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से लॉ हैं। पहली हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ। इसे कहते हैं आप, देखो इस लॉ का एक नाम और है, इसे न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम। ठीक है जी, न्यूमैन एक अन्य साइंटिस्ट है, उनका भी योगदान था इसमें, तो न्यूमैन्स लॉ भी इसे कहते हैं। ठीक है जी, न्यूमैन का नियम। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी, क्या बताया था कि यदि किसी कोयल के करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। याद है ना आप लोगों को? करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है कोयल में, जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ये बात फैराडे ने, है ना, एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन देकर बताई। ठीक है, सुनिए हिंदी में उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से जो परिबद्ध है संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और कुंडली में एक प्रेरित एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वो विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये बात फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बताई। ठीक है जी, देखो तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो कितना होगा? वो होगा माइनस का d∅b/dt। कितना होगा? माइनस का d∅b/dt। देखो अपॉन में dt आ जाए तो उसे रेट कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेट? टाइम रेट। ठीक है जी, तो ये टाइम रेट है, और टाइम रेट किसकी है? चेंज की। d का मतलब चेंज है, dt का मतलब टाइम रेट, d का मतलब चेंज। ठीक है, और phi का मतलब है चेंज ऑफ कह दो या इन कह दो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और ये टाइम रेट भी कैसी है? निगेटिव, क्योंकि माइनस आ रहा है इसके आगे। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? वो होता है निगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे पहले की लैंग्वेज में बोल चुका, तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू निगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोयल, या रिलेटेड टू द कोयल। क्लियर है? तो ये लॉ क्या कहलाता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहलाता है। देखो यदि कोयल में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हो तो आप लिखेंगे इफ कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, यानी यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो
तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक फेरे के लिए इतना है तो n के लिए कितना हो जाएगा, n गुना, तो माइनस का n d∅v अपॉन dt। ठीक है जी। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट हुआ, जिसे आप न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग सेकंड लॉ, इसे कहते हैं लेंज लॉ। ये लेंज लॉ के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी, लेंज का नियम कहते हैं हिंदी में। तो देखो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, है ना, फर्स्ट वाला फैराडे का, तो उसमें आपको याद हो इस तरीके से था, है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। तो आपने देखा था नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे जब, है ना, नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है, जब उसे पास लाया जाता है तो आपने देखा था इधर की साइड डिफ्लेक्शन हुआ और इस तरीके से करंट फ्लो होने लगा कोयल में, याद है आपको। और जब वापस ले आए थे तो करंट की डायरेक्शन पलट गई थी, याद है ना। चलो वापस की बात तो बाद में। तो इसका मतलब देखो, ध्यान देना मेरी बात पे, ये एग्जाम्पल भी है और लेंज लॉ का, है ना, ये वाला जो डायग्राम है या ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है। तो देखो इस वाले फेरे को मैं बड़ा सा करके यहाँ को बना रहा हूँ, इस तरीके से दिख रहा है। तो देखो करंट नीचे को है, नीचे को, और नीचे को है करंट, और इस फेरे में ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल। यानी जब ये पास आती है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब पास आता है तो करंट इस तरीके से फ्लो होता है कि जो कोयल का एंड है, ये वाला सिरा जो है, वो नॉर्थ पोल बन जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है। और तुम्हें पता है ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम पोल जो है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये तो पास आना चाह रहा है नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और जब ये नॉर्थ पोल बन गया तो ये तो इसे रिपेल करेगा, तो इसे वापस भेजेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यानी आप खुद मुझे बताओ, ये जो करंट फ्लो हुआ है इस गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन आया है, कॉइल में करंट फ्लो हुआ है, वो इसकी मोशन के, इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की मोशन के कारण, गति के कारण ही तो हुआ है। तो नियम ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना कॉइल में, जो धारा की दिशा है कुंडली में, वो इस प्रकार होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है, उसी रीजन का अपोज करती है जिसके कारण ये खुद उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। अब ये धारा जो है, ये करंट जो है, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है इसकी मोशन के कारण। और इसकी मोशन का ही क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इसकी गति का ही क्या कर रहा है, विरोध कर रही है ना। ये धारा की दिशा कैसे विरोध कर रही है, ये पास आ रहा है ना, तो ये धारा इस प्रकार से बह रही है, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है कि ये इधर का जो एंड है, इधर का जो सिरा है कुंडली का, वो नॉर्थ पोल बन गया, उत्तरी ध्रुव बन गया। तो फिर ये नॉर्थ पोल अपोज करता है इसे तो अपोज करेगा, तो आप खुद बताएं, अपोज करेगा तो विरोध करना ही तो है। ये पास आना चाह रहा है, ये इसे दूर भगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मोशन का, इसकी मोशन का, ये कॉइल का एंड यानी कि करंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है। ठीक है, बताओ किस प्रकार से, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है कि ये उसी रीजन का अपोज करती है, उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, समझ गए। तो देखो, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब है नियम को आप देखो, अपोजिट करके भी थोड़ा सा मैं बता दूं। यदि ये वापस जाता है, चलो ये अपोज कर रहा है तो ठीक है ना, तो ये वापस चल दिया। जब ये वापस चला तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है, ये बात पता है ना आपको, करंट फिर ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब है, अब देखो इधर बना लूँ मैं यहाँ को, ये फेरा पहले ऊपर को था इधर, अब नीचे को आ जाएगा,
इसमें नीचे को था, ऊपर को आ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये देखो एस बन गया नहीं, एस फॉर साउथ पोल। तो ये वाला मतलब जब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दूर जाता है तो करंट इस तरीके से फ्लो होता है कोयल में कि ये जो इधर वाला एंड है ये क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, उत्तरी ये हाँ दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है और साउथ पोल बन गया ये, तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल्स, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जब ये दूर जा रहा है तो अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, देखो क्योंकि साउथ पोल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के ये इसके साथ है ही नहीं, इसने कसम खा रखी है कि तू जैसा करेगा मैं उसका अपोजिट करूँगा, है ना। यदि ये पास आ रहा था तब भी ये खुश नहीं था, पास आने का विरोध कर रहा था। अब ये दूर जा रहा है तब भी ये सहमत नहीं है, अब इसके दूर जाने का विरोध कर रहा है। कुल मिला के ये जो करेगा नॉर्थ पोल, ये कोयल का जो एंड है या जो करंट है, बेसिकली तो करंट ही है ना, वो उसका क्या करता है, अपोज करेगा जैसा ये करेगा। यदि ये पास आता है तो ये दूर भेजता है, यदि ये दूर जाता है तो ये पास बुलाता है। समझ गए। तो ये स्थिति है, यानी मोशन का अपोज करता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है, गति का क्या करता है, विरोध। मोशन का अपोज कैसे हो रहा है, भाई पास आ रहा है तो तुम दूर भगा रहे हो, तो मोशन का अपोज नहीं कर रहे। अब वो दूर जा रहा है तो तुम पास बुला रहे हो, मतलब वो बाहर जाना चाह रहा है इस साइड, तुम इस साइड बुला रहे हो, तो मोशन का अपोज कर रहे हो ना। समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, किसी कुंडली में धारा की दिशा, हिंदी वाले सुने, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा है ये, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है जी। और इंग्लिश वाले सुने, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी कोयल इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस दैट रीजन, उसी कारण का, दैट रीजन है ना, इट ऑलवेज अपोजेस दैट रीजन थ्रू विच इट वाज प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण वह उत्पन्न हुई थी, उसी कारण का विरोध करने लगती है। तो दिस लॉ इज नोन एज लेंस लॉ। इस लॉ को आप क्या कहते हैं, लेंस लॉ। और ये वाला डायग्राम मैंने बना रखा है, वहाँ पे बनवा रखा है मतलब एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, लिख डाल के किस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हो एक दो, और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि शॉर्ट में आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन में आ रहा है ना। लेंस लॉ मैंने आपको समझा दिया, तो इसका सेकंड लॉ भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी। चलो, फैराडे के लॉज हो गए। अब इनकी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ लेते हैं, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। फैराडे के लॉ जो हैं, तो हेडिंग डालो। देखो, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ऑफ के बाद यहां से जोड़ दो। ठीक है। इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज, चाहे आगे का रहने भी दो। ठीक है जी, या इसे भी हटाओ, तरीके से लिखो। इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ है ना। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, या दोनों नियम एक साथ कह दो, चाहे फर्स्ट लॉ में ही माइनस आ रहा है ना, तो माइनस वो इसी कारण आ रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मेन करंट के, है ना, या वो अपोज करता है कोयल की मोशन का, इसकी मैग्नेट की मोशन का, तो वो माइनस इसी कारण आया है। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बात एक ही है। तो फैराडे के जो लॉ है, लॉज हैं, उनकी इंटीग्रल फॉर्म बतानी है और क्या बतानी है, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो आप जानते हो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ। ई बराबर क्या होता है, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखो, जो ई है, ई का फॉर्मूला होता है, ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसका फॉर्मूला है, याद रखना, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल। क्लियर है।
और फाई बी का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए, दोनों की वैल्यू ये, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, फर्स्ट में वैल्यू रख दो, फर्स्ट एम्प्लाइज, ठीक है, बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, फाई बी की वैल्यू रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो ध्यान दो, ये लाइन इंटीग्रल है क्योंकि डी एल आ रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल है क्योंकि डी ए आ रहा है ना, तो इसे इसी तरीके से लिख लो, लाइन इंटीग्रल में एल लगा लो और ये सरफेस इंटीग्रल है तो इसमें एस लगा लो, है ना, एस लगा लो चाहे ए लगा लो, ठीक है, ए लगा लो चाहे, ए फॉर एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया, बात एक ही है। इस डी को अंदर ले जाओ, देखो डी को अंदर ले जाते हैं ना इंटीग्रल के, तो डेल बन जाता है, तो डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी डॉट वेक्टर डी ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, ये लाइन इंटीग्रल आपको याद हो, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था आपने, मैथ्स में भी पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। स्टोक्स थ्योरम होती है, ये क्या काम करती है, ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलती है। मान लो यही वाली टर्म है, इसे ही बदलना है, तो इधर तो कोई भी वेक्टर रहेगा डॉट डी एल, और इधर सरफेस इंटीग्रल रहता है और यहाँ रहता है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, जो इधर वेक्टर लिया है आपने, इधर वेक्टर ये लिया है तो इधर भी वेक्टर ये लेना पड़ेगा आपको, सेम वेक्टर लेते हैं दोनों तरफ, और यहाँ डॉट में रहता है वेक्टर डी ए। ये है स्टोक्स थ्योरम, ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हुए या नहीं हुए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो क्या आएगा पहले से लिख लो, तो कर्ल, ये सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ बताओ जी, कर्ल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ये माइनस तो बाहर ले रखा है, तो डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी और डॉट डी ए। देखो सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल, डी ए से डी ए कैंसिल, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ई कितना बचा, माइनस का डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। क्लियर है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल को आप लिखते हैं डेल क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है, याद होगा आपको, और माइनस का डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। देखो इसमें डिफरेंशियल आ रहा है और डाई ये आ रहा है कर्ल, कर्ल आता है, डाइवर्जेंस आता है, ग्रेडियंट आता है, डेल ओवर डेल टी आता है, ये सब डिफरेंशियल के लक्षण हैं, तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, है ना। तो डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म भी तो आई थी, कहाँ चली गई, इंटीग्रल फॉर्म यही वाली है, ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है, और ये भी इंटीग्रल फॉर्म है, कोई से भी आप ले सकते हो, ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, बीच में कुछ आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है। यहाँ पे लिख दियो, ये यहाँ पे लिख दियो, जहाँ भी जो भी तुम्हें ठीक से लगे याद रखने में, इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, है ना, फैराडे के लॉ की वो इंटीग्रल फॉर्म है, और वो क्या है नीचे जो आप आई हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म है। कर लेंगे आप इसे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो मैंने इसे कर दिया है। आइए अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालें सेल्फ इंडक्शन, ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं स्वयं प्रेरण, स्वयं प्रेरण आपने पढ़ा होगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है ना, ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरीके का है, जब एक कोयल हो तो सेल्फ इंडक्शन, और जब दो कोयल हो तो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का है। जब एक कुंडली हो तो क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरण, स्वयं अपनी भीतरी प्रेरण हो गया,
और जब दो कुंडलियाँ हैं तो उसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। आपको याद आया होगा, 12th में पढ़ा होगा आपने। तो हेडिंग लिखें सेल्फ इंडक्शन, हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है जी। देखो एक ही कोयल है, ठीक है जी, एक ही कोयल है। तो जब इस कोयल में करंट में चेंज करते हैं, जब इस कोयल में करंट में चेंज करते हैं, आपको पता है मेन करंट प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। तो जब इस कोयल में, यह है मेन करंट, करंट फ्लो हो रहा था, और जब इस कोयल में करंट में चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि करंट में चेंज करते हैं, मैं लिख देता हूँ, करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, ठीक है ना। बायो सावर्ट लॉ आपने पढ़ा है, करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। डेल्टा बी है ना, आई के क्या था, प्रोपोर्शनल था, समानुपाती था। डेल्टा बी बराबर था μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद है ना। तो आई भी तो आता है डेल्टा बी के फॉर्मूले में, और ऊपर ही आता है, तो दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, जिसे आप चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा यानी कि चेंज होगा। तो मैंने आपको एक बात बता तो रखी है, तो कोयल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। डायरेक्ट कहूँ तो करंट में चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, ठीक है जी, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कोयल एक क्लोज्ड सर्किट बनाती है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। ये सारी बात मैंने बता रखी है इससे पहले वाले लेक्चर में, सेल जब पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बस यहाँ पे वही बात है, बस कुंडली एक है, कोयल एक है। तो समझिए, मेन करंट में यदि चेंज करते हैं, या करंट पहले नहीं था, जीरो था, अब फ्लो कराते हैं, तो पहले जीरो था अब कुछ हो गया फ्लो, तो बेसिकली 0 से 5 हो गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि फ्लो कराया है, आप ऐसे भी कह सकते हो चेंज कराया है, 0 से 5 हो गया, तो चेंज भी हुआ है, फ्लो भी हुआ है, एक ही बात है ना। तो फ्लो कराना और चेंज कराना लगभग सेम से ही बातें हैं। चेंज कराना के अंदर फ्लो कराना भी शामिल हो जाता है। तो आप कह सकते हो इफ़ वी चेंज द, या इफ़ वी फ्लो द करंट, इफ़ वी फ्लो या चेंज द करंट इन एनी कोयल, किसी कोयल के, है ना, जब किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो देन देयर विल ऑल्सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कोयल, तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सो देयर प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन द कोयल विच इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इफ द कोयल मेक्स ए क्लोज सर्किट देन देयर विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए करंट इन द कोयल विच इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो ये मेन करंट फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, क्लोज सर्किट तो बन ही रहा है, तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है जी। और मैंने बताया मेन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंड्यूस्ड करंट। तो नेक्स्ट लाइन से आप ये भी लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, दिस इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। इस प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। देखो मेन करंट ऐसे चल रहा है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को ही आप क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सारा मैंने समझा दिया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज भी बोल दी है, बाकी पीडीएफ नोट्स आपको
चैनल पर मिलेंगे ही, टेलीग्राम चैनल पर। चलो मैं रफ कर दूं इसे। अगली हेडिंग लिखो, ठीक है जी, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट हेडिंग है नेक्स्ट। सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, ठीक है जी। कांस्टेंट को कोएफिशिएंट भी कह सकते हो। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। और इसका एक नाम और है सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है जी। सेल्फ इंडक्टेंस हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये सब था 12th में ना। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है जी। देखो इसे भी समझो। मैंने एक बात आपको बताई कि यदि करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, बताया नहीं? तो इसमें भी यही लिखना है, इफ़ वी चेंज द करंट रिलेटेड इन एनी कॉयल तो देन देयर विल ऑल्सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉयल। यदि किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। तब मैंने बताया करंट में ज़्यादा चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा चेंज होगा, करंट में कम चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कम चेंज होगा। अर्थात करंट में जो चेंज है या करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, धारा चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला। तो आप लिख देंगे, तो देन द मैग्नेटिक फ्लक्स है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉयल, ठीक है। तब कुंडली में वो कुंडली से गुजरने वाला या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने बताया करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा। तो दोनों समानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल हैं। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, समानुपातिक नियतांक इसे निशान को हटाते हैं चिन्ह को, तो एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसे मैंने L मान लिया। तो L बराबर क्या आएगा? 5V/I। L बराबर क्या आएगा? 5V/I। बात समझे? तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी आप दे सकते हैं, मैंने बता रखा होगा आपको कि नीचे वाली क्वांटिटी को यदि 1 मान लिया जाए, नीचे वाली राशि को कितना मान लिया जाए? 1 मान लिया जाए, तो L फिर परिभाषा बन जाती है। तो L किसके बराबर हो जाएगा? 5V के, ठीक है जी। L किसके बराबर हो जाएगा? 5V के। तो 5V क्या है? 5V है आपका चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स जो है ना वही किसके बराबर हो जाएगा? स्वप्रेरण गुणांक के या स्वप्रेरकत्व के। यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो आप कह सकते हो, यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को ही स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कोयल। और एक शर्त है, इफ़ द करंट फ्लोइंग इन द कोयल इज यूनिट। यदि करंट फ्लो जो हो रहा है वो कितना है? यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और इसका मात्रक देख लो, यूनिट क्या है इसकी? यूनिट होती है हेनरी, कैपिटल H से आप डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस भी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग लिख लो, ये इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF की बात करेंगे इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का जो केस है उसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? हिंदी में कहेंगे स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। या आप इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा स्वप्रेरकत्व में संबंध, ये भी आप कह सकते हो। देखो आप जानते हो फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो लिख देना वी नो दैट फैराडेज फर्स्ट लॉ
ई बराबर क्या होता है माइनस का, बोलो ये डेल्टा फाइव ई और अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, कोई दिक्कत? डेल्टा की जगह डी ले लो, ये मैंने शायद डी लिया था अभी, डेल्टा भी ले सकते हो। तो डी फाइव ई अपॉन डी टी। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ फाइव ई कितना हो जाएगा, अभी तो लिखवाया भाई, एल बराबर होता है फाइव ई अपॉन आई। तो फाइव ई कितना आएगा यहाँ से, एल इंटू आई, यहाँ रख दो। ई बराबर कितना आएगा माइनस का डी अपॉन डी टी, और यहाँ रख दो एल इंटू आई, फाइव ई की जगह माइनस छोड़ दो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, आंकिक मान, तो माइनस छोड़ दो। तो ई बराबर कितना आएगा डी अपॉन डी टी और एल इंटू आई। ठीक है जी, क्लियर है? देखो इसके बाद इधर देखो, एल बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा डी आई अपॉन डी टी। देखो ये रिलेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस में, तो नीचे लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। चाहो तो आप यहाँ से एल भी निकाल सकते हो, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ के आधार पर डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे, है ना, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फॉर्मूला है या रिलेशन है, उसके आधार पर सेल्फ इंडक्टेंस की, स्वयं प्रेरण गुणांक की या स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा दो। तो मैंने बता रखा है, यहाँ से भी परिभाषा बनानी हो तो मैंने बता रखा है, नीचे वाली क्वांटिटी को क्या मान लो, 1। तो डी आई अपॉन डी टी को 1 मानना पड़ेगा, और इस ऊपर एम्पियर, नीचे क्या है सेकंड। तो यानी करंट की जो रेट है, अपॉन में डी टी आए तो उसे रेट कहते हैं, दर कहते हैं। दर है, रेट है किसकी, चेंज इन करंट। डी का मतलब चेंज, आई का मतलब करंट। धारा में परिवर्तन की दर कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी एकांक होनी चाहिए धारा में परिवर्तन की दर। यूनिट होनी चाहिए रेट ऑफ चेंज इन करंट। यदि वो यूनिट है तो एल किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा या नहीं? एल किसके बराबर होगा, ई के। इसका मतलब है जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। लेकिन कब, जब रेट ऑफ चेंज इन करंट, है ना, इन द कोयल इज यूनिट, एकांक हो, है ना। तो आप इसकी परिभाषा कह सकते हैं, यदि कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ से भी एक परिभाषा बन सकती है एल की, सुन लो क्या कहेंगे। ऐसे कहना, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इफ शर्त है लेकिन रेट ऑफ चेंज इन करंट इज यूनिट इन द कोयल। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन इसके आधार पर भी आप बना सकते हो। ये टॉपिक्स जो मैंने आपको कराए, इनमें आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे इस बुक के, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और बहुत अच्छी तैयारी करके चलें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।